वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल का क्वेश्चन। और कल हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया था। और कल जो है गलती से मेरा फ़ोन का माइक जो है म्यूट हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद अपलोड भी कर दिया एडिट करके, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें वॉइस नहीं है, तो उसके लिए सो सॉरी। आगे से ध्यान रखूँगी ऐसी कोई गलती ना हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया था जो, और कुछ क्वेश्चन को, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, वॉइस उसमें नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए। आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और ये सोशल रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 36 नंबर। कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है? पहला है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दूसरा है अकस्मात निदर्शन और तीसरा है कोटा निदर्शन और चौथा है स्तरीकृत निदर्शन। निदर्शन क्या है? सैम्पलिंग। तो कौन से सैम्पलिंग में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, उसके बाद निदर्शन का जो सैम्पलिंग का जो चुनाव किया जाता है वो भी विभिन्न स्तरों से किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किस में होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तरीकृत निदर्शन। तो जो स्ट्रेटिफाइड निदर्शन सैम्पलिंग होता है, स्तरीकृत निदर्शन होता है, इसमें स्तरों में बांट करके सैम्पलिंग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। सादृश्यता किसका स्रोत है? एनोलॉजी। सादृश्यता किसका स्रोत है? पहला ऑप्शन है आंकड़े एवं तथ्य का, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है चर और चौथा है उपकल्पना। तो सादृश्यता जो होता है ये उपकल्पना का स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाशित पुस्तकों में एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, यानी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें से अगर आप कोई डेटा एकत्र करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकें क्या हैं? ये द्वितीयक स्रोत होते हैं, क्योंकि आप वहाँ स्वयं जा करके आप कोई चीज़ मतलब अपने आंखों से नहीं देख करके एकत्र कर रहे हैं। जो चीज़ें प्रकाशित हैं कहीं और से, मतलब सेकेंड सोर्स हैं पुस्तकें वगैरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? औसत विचलन, चतुर्थांश विचलन, विस्तार या फिर मानक विचलन? तो प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर, मध्यमान। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से आते हैं? 3 हैं, आपको पता होगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यमान यानी माध्यिका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? पहला है टी टेस्ट, दूसरा है पूर्ण गुणनफल विधि, तीसरा है काई स्क्वायर और चौथा है प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर जो है वो पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? लुंडबर्ग ने, मेलनोवस्की ने, गुडेवम हार्ट ने, पार्सन्स ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनोवस्की ने। सहभागी अवलोकन क्या होता है कि आप जहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ आप उनके साथ घुल मिल करके उनके जैसा आप जीवन बिताते हैं और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं खुद से, तो वो सहभागी अवलोकन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची जो होता है इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वो प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है। ये भी जो है प्रश्नावली जो होता है उसकी तरह होता है, लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है कि उसे जो उत्तरदाता होता है वो भरता है, लेकिन जो साक्षात्कार अनुसूची होती है इसमें रिसर्चर जो होता है वो उत्तरदाता से प्रश्न पूछ करके स्वयं भरता है उसके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से परिकल्पना का स्रोत है, हाइपोथेसिस का स्रोत यहाँ पे पूछा है। पहला है सामान्य संस्कृति, दूसरा है समरूपता, तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा है सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? पहला है परिकल्पनाओं का निर्माण, दूसरा है चरों का चयन, तीसरा है निदर्शन और चौथा है सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पनाओं का निर्माण। यानी वैज्ञानिक पद्धति का चरण है, हाइपोथेसिस का जो निर्माण किया जाता है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? अंकगणितीय माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकगणितीय माध्य, क्योंकि ये विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 47। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पी.एस. कोहेन, गुडे एवं हॉट, आर.एल. एकॉफ, गाटफ्रायड आकेनवाल। तो सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाटफ्रायड आकेनवाल ने सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? पहला है शोध, दूसरा है सर्वेक्षण, तीसरा है प्रश्नावली, चौथा है उपकल्पना। तो प्रारंभिक सामान्यीकरण कौन है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है, यानी रिसर्च डिजाइन नहीं है? पहला है परिकल्पनात्मक, दूसरा है परीक्षणात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है अन्वेषणात्मक। तो इसमें से जो परिकल्पनात्मक है ये रिसर्च डिजाइन नहीं है, बल्कि ये हाइपोथेसिस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? पहला है निष्क्रियता पूर्वक, दूसरा है पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, तीसरा है वस्तुनिष्ठ होकर, चौथा है व्यक्तिपरक होकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ होकर। यदि जो शोधकर्ता होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी अपने से कोई चीज़ें नहीं खुद से जोड़ता है, जो चीज़ें जैसी होती हैं उसे वैसे ही वो स्पष्ट करता है, तो वो वस्तुनिष्ठ होता है और इस तरीके से उसे विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? तो सांख्यिकी का ये परिभाषा किसने दिया है कि सांख्यिकी जो है अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? ऑप्शन में है D.N. एल्हांस, B.L. बेंडिक्टन, A.M. ब्लेयर और कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.L. बोडिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित या फिर अशिक्षित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित, क्योंकि प्रश्नावली जो होता है वो उत्तरदाता स्वयं भरता है और वो शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो तभी उसको भर पाएगा। तो ये शिक्षितों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? जटिलता, अमूर्तता, गुणात्मकता या फिर सार्वभौमिकता? तो इसमें से सामाजिक घटना की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिकता, क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना होती है वो अलग अलग होती है, सार्वभौमिक नहीं होती है। सभी जगह एक ही तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, सामाजिक घटना जो होती है वो अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लक्ष्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है? अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है ये प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्राथमिक तथ्य संकलन तो इसमें किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष, यानी आप उत्तरदाता को डाक द्वारा भेजते हैं, वो उसको भर करके देता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उसको नहीं फिल करता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। सहसंबंध गुणांक सदैव किनके मध्य होता है? ऑप्शन पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 9, तीसरा है -1 और +1 और चौथा है 1 और 0। तो जो सहसंबंध गुणांक होता है वो सदैव माइनस और प्लस के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? C.A. मोजर की, गुडे एवं हार्ट की, R.K. मर्टन की या फिर रेडफील्ड की? तो साक्षात्कार को किसने सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया बताया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुडे एवं हार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? कंटेंट एनालिसिस का कौन सा प्रकार है? पहला है मद विश्लेषण, दूसरा है प्रसंग विश्लेषण, तीसरा है संरचनात्मक विश्लेषण और चौथा है सभी सही हैं। तो कंटेंट एनालिसिस का जो प्रकार है सभी सही हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। सेल्टिक जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है। इनमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक है, दूसरा उद्देश्य कौन सा है? व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रकार्यात्मक या फिर संरचनात्मक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक। उन्होंने पहला बताया है उद्देश्य बौद्धिक और दूसरा व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यह मत किसका है कि मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? इंटरव्यू के बारे में किसने यह कहा है कि जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? पहला है पीवी यंग, दूसरे हैं गुडे एवं हार्ट, तीसरे हैं जहोदा और चौथा है MS बसु। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुडे एवं हार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा है, इनमें से कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्रोत, दूसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, तीसरा है प्रकट तथा अप्रकट, चौथा है क्षेत्रीय तथा ऐतिहासिक स्रोत। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर नोट किया करिए जिसमें किसी पर्टिकुलर थिंकर ने किसी चीज़ का वर्गीकरण किया हो या फिर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में बोला हो, तो उनसे संबंधित ये चीज़ें जरूर नोट करिए। जैसे पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोत को 2 भागों में बांटा है, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61। सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है, सोशल रिसर्च में भी पूछा जाता है और सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कार्ल पियर्सन है, बीसेंज एवं बीसेंज है, मैकाइवर एवं पेज हैं और GA लुंडबर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन, और ये इनका बहुत ही फेमस कथन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार नहीं है। शेड्यूल जो होता है, अनुसूची का कौन सा प्रकार नहीं है? पहला है साक्षात्कार अनुसूची, दूसरा है प्रलेखीय अनुसूची, तीसरा है संरचित अनुसूची और चौथा है निरीक्षण अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचित अनुसूची। जो संरचित अनुसूची होती है ये अनुसूची का प्रकार नहीं है, जबकि साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची और निरीक्षण अनुसूची ये सब इसके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63। 2 चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? अनुसंधान प्रश्न, उद्देश्य, अनुसंधान के क्षेत्र, परिकल्पना, अध्ययन का मुद्दा। तो जो 2 चरों के बीच संबंध होता है वो अस्थायी अनुमान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना। हाइपोथेसिस जो होता है वो अस्थायी अनुमान होता है, यानी आप अनुमान लगाते हैं कि आगे आपके शोध में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या समस्याएं आने वाली हैं, कितना समय लगेगा, कितना खर्च, तो इन सारी चीज़ों को आप अनुमान करते हैं, लेकिन वो अस्थायी होती हैं, वो बाद में बदल भी सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक शून्य परिकल्पना बताती है कि 2 चर, पहला ऑप्शन है पर्याप्त रूप से संबंधित हैं, दूसरा आंशिक रूप से संबंधित हैं, तीसरा सरसत संबंधित है, चौथा है प्रयोजन मूलक संबंधित हैं और पांचवा है असंगत। शून्य परिकल्पना क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी असंगत होती है। जो नल हाइपोथेसिस होता है, शून्य परिकल्पना होती है, वो 2 चरों के बीच बताती है कि उनमें कोई भी संबंध नहीं है, यानी वो असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65। नल से संबंधित हैं प्रश्नावली, अवलोकन, परिकल्पना, व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना। नल क्या है? परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जिसे हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66।
ये क्वेश्चन देखिए यूपीएचएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीएचएससी की अभी वैकेंसी आ गई है। तो जो लोग नेट क्वालिफाई हैं वो लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं वो लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। दो गुणात्मक चरों के बीच सहविसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। जब एक चर गुणात्मक है दूसरा चर परिमाणात्मक है तो उनके बीच सहविसरण ज्ञात करने के लिए माप का उपयोग किया जाएगा। किस माप का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। विवृत तालिका से माध्य की परिगणना की जा सकती है किसके बीच? माध्यिका और बहुलक, बहुलक एवं माध्य, माध्य एवं माध्यिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलक एवं माध्य। तो विवृत तालिका से माध्य की परिगणना की जाती है बहुलक और माध्य के बीच, बहुलक एवं माध्य दोनों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? केस स्टडी जो होता है उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है संबंधों के बारे में सामान्यीकरण करना, दूसरा है परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, तीसरा है परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, चौथा है परिदृश्य के चयनित संबंधों से उससे संबंधित करना। तो जो केस स्टडी होता है इसका उद्देश्य होता है परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, एक अगर आप जिसका केस स्टडी कर रहे हैं तो उसका सर्वाधिक जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसके बारे में छानबीन करते हैं, यानी उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद का परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? माध्य में, बहुलक में, माध्यिका में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो जो संख्यात्मक श्रृंखला होती है उसमें किसी पद का जो परिमाणात्मकता होती है, यानी जो सांख्यिकी होता है उसका ध्यान किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यिका में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एकल में सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन है परिमाणात्मक विश्लेषण, दूसरा है परिमाणात्मक और गुणात्मक, तीसरा है गुणात्मक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो एकल अध्ययन होता है, जो केस स्टडी होता है, वो गुणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होता है? किस प्रकार के रिसर्च डिजाइन में हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है? पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा है निदानात्मक और चौथा है अन्वेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णनात्मक। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसमें हाइपोथेसिस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। यानी आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको उसको सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, सफल पद्धति बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कदम कौन सा होगा? पहला है साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग, दूसरा है घनिष्ठता स्थापित करना, तीसरा है साक्षात्कार से पहले गौड़ जानकारी प्राप्त करना, चौथा है शोध डिजाइन तैयार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठता स्थापित करना। यानी आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अगर आप उससे घनिष्ठता स्थापित करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ें वो आपको नहीं बताने वाला था वो भी चीज़ें वो आपको इंटरव्यू में बता दे, आपके साथ शेयर करे। तो घनिष्ठता स्थापित करना सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। एक अच्छे प्रतिदर्श यानी सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? लघु आकार, प्रतिनिधिकता, आसान से अभिगम्य, पढ़ने में सुगम। तो अगर आप कोई भी सैंपल ले रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि वो प्रतिनिधिकता हो उसमें, यानी वो वोल का प्रतिनिधित्व करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं?
यानी कोई भी रिसर्च आपने किया और उसका जो निर्णय निकल करके आया, आप अगर उसको बार बार दोहराते हैं और वो सेम निकल करके आता है तो उसको क्या कहेंगे? वैधता कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे, चमत्कारिता कहेंगे या फिर जवाबदेही कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता, यानी वो वैध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। प्रत्येक स्तर पर मामलों को उसी अनुपात से लेना चाहिए जिससे ये विश्व में घटित होते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? सरल यादृच्छिक सैंपलिंग, व्यवस्थित सैंपलिंग, स्तरीकृत यादृच्छिक सैंपलिंग या फिर अनुपात स्तरीकृत सैंपलिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात स्तरीकृत सैंपलिंग। प्रत्येक स्तर पर मामलों को उसी अनुपात में लेना चाहिए जिससे ये विश्व में घटित होते हैं, तो उसे कहते हैं अनुपात स्तरीकृत सैंपलिंग। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन किस मापन के अंतर्गत पड़ता है? नामित पैमाना, दूसरा है क्रम सूचक पैमाना, तीसरा है अनुपात पैमाना, चौथा है अंतराल पैमाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपात पैमाना। अनुपात पैमाना में प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन मापन के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। जब एक ही वस्तु पर एक विशेष तकनीकी को बारंबार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, प्रायिकता या फिर व्यक्तिपरकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता। जब एक ही वस्तु पर एक विशेष तकनीकी से बार बार उस पर आप यूज करते हैं और परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो सेम निकलता है, तो इसका मतलब वो विश्वसनीय है। और ये भी क्वेश्चन नेट जून 2012 का है। तो आज का ये हमने 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व किया और आगे की वीडियो में अभी और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में सारे मटेरियल मिलते हैं, सारे वीडियोस मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।